कल हमने लूप के लिए फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड, लूप के लिए फाइंड करेंगे लेकिन इस बार पोजीशन बदल दी। पोजीशन जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, पोजीशन उसकी बदल दी। ये आपका लूप है, ये लूप का सेंटर हो, और इस बार एक्सिस ऑफ लूप पर फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी है एक्सिस पर, पॉइंट पी है, पी मैं लिख नहीं रहा अभी, कहीं भी गड़बड़ कर देता है। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है देखो, ये लूप है, कल जो हमने डेरिवेशन की थी वो लूप के सेंटर पर, यहाँ सपोज मैं यही पॉइंट को बनाता हूँ लूप का सेंटर, ये लूप की रेडियस है, ये लूप का सेंटर है, इस ठीक सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया था। हैप्पी टीचर डे। थैंक यू। अब अपना माइक ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ सेंटर पर हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, लेकिन इस बार सेंटर पर हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, कहीं और फाइंड कर रहे हैं। कैसे? ये लूप है, लूप का प्लेन, और सेंटर से प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ये लूप है, लूप का सेंटर, और ये बना लिया आपने। तो एक्चुअली ये कहलाता है एक्सिस ऑफ लूप। देखिए ये लूप है, ये पूरा आपका लूप, यहाँ कहीं इसका सेंटर, और लूप से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली लूप से, लूप के सेंटर से पास होते हुए सीधी लाइन। तो ये जो लाइन आप बनाई है, ये दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ लूप। ये जो मेरा पेन है इस टाइम, दिस इज एक्सिस ऑफ लूप, सेंटर से पास हो रहा है, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ सेंटर ऑफ लूप पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट पी पर। पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है आर, ये पॉइंट पी, सेंटर से डिस्टेंस आर, ठीक है। और ये एक मैंने बनाया डायमीटर ऑफ द लूप, ये लूप का पूरा डायमीटर है ए बी डायमीटर ऑफ लूप है। पॉइंट पी पर फाइंड करने के लिए वही हम बायो-सेवर्ट लॉ यूज करेंगे, लेकिन एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया dl, और यहाँ भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया dl, छोटा सा एलिमेंट, बिल्कुल करंट एलिमेंट जिसे बोलते हैं। इस लूप में करंट है ये करंट की डायरेक्शन, करंट है इसमें I, और इस लूप का अपना रेडियस, इस लूप का अपना रेडियस है कैपिटल R, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ लूप, और पॉइंट P का डिस्टेंस है एक्सिस पर R। अब यहाँ हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, पहले हम फाइंड करेंगे कि इस छोटे से dl एलिमेंट ने पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, इंड्यूस किया है। तो इसके लिए मैं A पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ, A पॉइंट को ज्वाइन किया किससे? P पॉइंट से, ठीक है। ये लाइन बन गई AP लाइन ये बन गई। अब यहां हम बायो-सेवर्ट लॉ लगाएं, तो पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है? पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन AP स्क्वायर। AP ना तो R है ना कैपिटल R है, तो मैंने इसको AP स्क्वायर लिख लिया यहाँ तक। ये पॉइंट P है, P मैं बाद में लिखूंगा, वरना डायग्राम में P मुझे अभी ध्यान नहीं कि कहाँ बनाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कंजेस्टेड डायग्राम यहाँ ड्रॉ करना, तो मैं उससे बचने के लिए P को यहाँ लिखूंगा फिर बाद में, ठीक है। AP स्क्वायर। अब यहाँ साइन थीटा कितना होगा ये देखिए पहले आप, साइन थीटा करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, करंट एलिमेंट को उस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन के बीच में होता है।
आप में से किसी को शायद अंदाजा नहीं हो पाएगा, मैं खुद ही बता दूं कि ये यहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे, ध्यान से देखना जरा। ये आपका करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है, और ये इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रही है। करंट की डायरेक्शन ये है। यहाँ अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ये डीएल कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज स्मॉल एलिमेंट डीएल, ये छोटा सा एलिमेंट डीएल मैंने बनाया, ठीक है। अब डीएल है, डीएल में करंट की डायरेक्शन ये रही, और पॉइंट पी मेरा कहाँ है, पॉइंट पी यहाँ कहीं है, पॉइंट पी यहाँ कहीं है। देखिए ये पूरा लूप ऑफ प्लेन, प्लेन ऑफ लूप हो गया जिस पर मेरा हाथ लगा हुआ है। ये सेंटर ऑफ लूप है, और ये एक्सिस लाइन, ये है यहाँ पॉइंट पी। कहाँ है पॉइंट पी, ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि इस पेन की टिप, इस पेन की टिप है पॉइंट पी, इस पेन की टिप है पॉइंट पी। तो अब पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ लगाएंगे हम राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। तो मैं करंट की डायरेक्शन इसकी ऐसे ले रहा हूँ, हाँ, ये मेरी करंट की डायरेक्शन है इधर को, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, उधर से इधर की तरफ आती हुई। तो अब मैं राइट हैंड पाम रूल यहाँ लगाऊंगा, देखना ध्यान से। पॉइंट पी ये है, पॉइंट पी पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले, हाँ पहले तो साइन थीटा की बात आ रही थी ना हमारी, कि साइन थीटा कितना है। तो साइन थीटा देखिए ध्यान से, ये ये तो मेरा एक्सिस ऑफ लूप है, दिस इज द एक्सिस ऑफ लूप, ठीक है। पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और ये मेरी लाइन हो गई, कौन सी लाइन, डी एल को ज्वाइन करा पॉइंट पी से। ये जो ब्लू पेन में लगा रहा हूं, ये वो लाइन है, कौन सी लाइन है ये, जो हमारी डायग्राम में एपी बनी हुई है। तो ये एपी लाइन बन गई, यहाँ एपी लाइन बन गई। अब जरा ध्यान से देखना, इस एपी लाइन और करंट के बीच का एंगल कितना है। करंट है ऐसे इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये है, और ये एपी बन गया, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ये। कौन सा वाला एंगल है ये, 90 डिग्री आपका एंगल है ए, ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक कहीं देखने में आपको लग रहा है लेस देन 90, लेकिन 90 डिग्री है। भाई देखो मैं करंट की डायरेक्शन बनाऊं, ये मेरा पेन करंट की डायरेक्शन में है, ये मेरा पेन करंट की डायरेक्शन में है, ये वाला ब्लू वाला पेन। और आपका जो ये रिफिल मैंने लगाई है, खाली रिफिल लगाई है, ये है आपकी ये लाइन। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं पूरे के पूरे कैमरा को अरेंजमेंट को टेढ़ा कर दूं, तो ये कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, सीधा सीधा 90 डिग्री बन रहा है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कितना, हेयर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय ए पी स्क्वायर। अब बात आ गई इसके डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से देखना। ये तो मैंने वही बनाया, लूप, लूप का प्लेन, और ये पॉइंट पी जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो अब देखना जरा ध्यान से, मैं राइट हैंड रूल लगाऊंगा, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल लगाने के लिए, लगाना भी राइट हैंड पाम रूल, करंट की डायरेक्शन तो ये रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अंगूठे को थोड़ा ऊपर ले लूं कैमरा, ये है ये, और पॉइंट पी पर निकालना है, ये लाइन हो गई आपकी ज्वाइन करने वाली। तो ये अंगूठा किया करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां कर दी उस पॉइंट की डायरेक्शन में जहां जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको, ध्यान से। यहाँ इस पॉइंट पर चाहिए, तो पॉइंट पी की तरफ उंगलियां करिए, पॉइंट पी की तरफ उंगलियां हैं। ये करंट है कहाँ, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में। तो जो पुश है, हाथ का जो पुश है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना, ये पुश कहाँ आ रहा है, ये पुश आ रहा है परपेंडिकुलर। अब सारे के सारे अगर यहाँ होते क्लास में रियल में, तो बेहतर समझ आता, क्योंकि सारी चीज़ें तो वर्चुअली और ऑनलाइन समझाई नहीं जाती। ऑनलाइन अगर काम होने लगते सही, तो स्कूल ही ख़त्म हो जाते।
ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किसके परपेंडिकुलर है? उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिस लाइन को आपने ज्वाइन किया हुआ पॉइंट पी से लेकर के करंट एलिमेंट तक, करंट एलिमेंट तक जो लाइन ज्वाइन करी हुई, इसके परपेंडिकुलर ये बन गया यहां। ठीक है, अब ये तो रहा डीबी, कौन से का? इस पॉइंट ए के अराउंड जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है डीएल। इसके बाद जो पॉइंट बी के अराउंड आपने एलिमेंट लिया है डीएल, इसका भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में कैसा होगा, ये मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये आपने वही है, बीपी आपने ज्वाइन कर लिए, और फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? बीपी के परपेंडिकुलर। तो बीपी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए ये आपका हो गया दूसरा वाला डीबी। किस एलिमेंट के कारण? एलिमेंट अराउंड बी। ये वाला कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? ड्यू टू एलिमेंट अराउंड ए के अराउंड जो मैग्नेट ए बन रहा है। अब यहाँ देखना जरा ध्यान से, दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल तो होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू यही है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए पी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी बी पी स्क्वायर आ जाएगा। ए पी और बी पी दोनों आपस में इक्वल है सिमेट्री ऑफ डायग्राम के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो एक डीबी ये बना और एक डीबी वो बना। ये वाला ऊपर वाला डीबी परपेंडिकुलर है एपी के, और ये वाला डीबी परपेंडिकुलर है बीपी के। ओके, ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। ये बहुत कंजस्टेड डायग्राम बनने वाला, बहुत ध्यान से इसे आप समझना, और काफी इंपॉर्टेंट है। उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितनी कल वाली थी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में आती है। अब यहाँ देखिए जरा ध्यान से कि डीबी और डीबी ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। तब इन्हें ऐड करने के लिए हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं बीपी का डीबी का कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये रहा। एक कंपोनेंट तो ये बन जाएगा और दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये वाला। अब हमें इन कंपोनेंट्स को नाम देने हैं। नाम देने के लिए ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को मैं लेता हूं थीटा। तो यहाँ ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। कंजस्टिव डायग्राम बनेगा, इसलिए डायग्राम सीखो कैसे कैसे बन रहा है। अगर आप इसे रटने की कोशिश करोगे एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो नहीं बनेगा। थीटा, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ओपी और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये बराबर का कितना बचा एंगल? ये एंगल बचा 90 माइनस थीटा, ये बचा 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, फिर से देखें, अगर ये एपी और ये वाला जो डीबी है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो अभी हमने राइट हैंड पाम रूल से निकाला है। इसमें से एक एंगल 90 माइनस थीटा, तो दूसरा एंगल कितना बचा? ये दूसरा एंगल थीटा बचा। ओके, इधर ये वाला एंगल थीटा बचा। करेक्ट। तो अब ध्यान से देखिए, थीटा के साथ बना हुआ कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है। ये बना आपका डीबी कॉस थीटा, और ये वाला एंगल बना, ये कंपोनेंट बना आपका क्या? डीबी साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद में इसको भी मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ। एक कंपोनेंट ये बन गया और दूसरा कंपोनेंट ये बना। करेक्ट। तो यहाँ आज आपका बन जाएगा, देखिए डीबी कॉस थीटा, और ये वाला बन गया, इसको भी रेड से लिखूं मैं, डीबी साइन थीटा। बल्कि एक काम करूं, मैं थोड़ा सा इसको मैं डीबी डैश कर लेता हूं, वरना तो ये कंफ्यूजन ही करता रहेगा। डीबी डैश, ठीक है, जबकि दोनों की वैल्यू सेम है। डीबी तो ये रहा, और डीबी डैश कितना होगा? डीबी डैश होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन बीपी स्क्वायर, क्योंकि एपी और बीपी दोनों आपस में इक्वल है। एपी इज इक्वल टू बीपी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डीबी डैश इज इक्वल टू डीबी, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है, क्योंकि बीपी और एपी यहाँ इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, जब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, डीबी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? डीबी डैश कॉस थीटा। डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल है।
लेकिन इक्वल भी है और अपोजिट भी है दोनों। db cos थीटा और db डैश cos थीटा दोनों इक्वल है, अपोजिट है, तो कैंसिल हो गए। ठीक है, हेंस यहां हम लिखेंगे बीइंग इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने बैलेंस कर दिया। लेकिन दूसरे कंपोनेंट्स अगर आप देखें ध्यान से, db साइन थीटा और db डैश साइन थीटा, दोनों के दोनों कैसे हैं ये, दोनों के दोनों ये एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन के अलोंग है, एक ही ओपी के अलोंग है। अब मैं पी लिख सकता हूँ कि मेरा डायग्राम पूरा हो गया, मैं कहाँ लिखूं पी, देखो मैं यहाँ पी लिख रहा हूँ, ये वाला पॉइंट है पी। ठीक है, तो ध्यान से देखें कि आपका जो db साइन थीटा है, ये रहा db साइन थीटा मेरा ब्लू पेन, और db डैश साइन थीटा ये रहा मेरा रेड पेन। दोनों के दोनों कहाँ है, एक ही लाइन पर है, एक ही डायरेक्शन में है। तो फिर क्या हुआ, अब उस केस में, अब इस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, db साइन थीटा एंड db डैश साइन थीटा बीइंग in the same direction get added up, get added up, एक दूसरे के साथ ऐड हो गए दोनों। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ी सी बात समझने वाली है। समझने के लिए दिमाग को निकाल कर रख दो बाहर, जैसा है उसको वैसे ही समझो। अभी हमने एक डायगोनल लिया ए बी, एक डायगोनल लिया ए बी, ए बी के दोनों अपोजिट पॉइंट ए और बी पर एलिमेंट्स कंसीडर किए डीएल और डीएल डैश। पता ये लगा कि जो ए और बी के अराउंड डीएल डीएल डैश ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था पी पर, उसमें से बी कॉस थीटा तो हो गए, बी कॉस थीटा तो हो गए खत्म, एक दूसरे को बैलेंस करके। लेकिन साइन कंपोनेंट आपस में जुड़ गए। अब अगर मैं यहां से कोई और, एक और मैं यहां से एक और डायगोनल ले लूं, सपोज मैं एक डायगोनल ये ले लेता हूं, एक डायगोनल मैंने ये ले लिया सी डी, सी डी डायगोनल ले लिया ये। अब सी डी डायगोनल लूंगा और फिर यहां बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तो भी क्या होगा, उसके बी कॉस कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे एक दूसरे को बैलेंस करके, साइन कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो आप कितने भी डायगोनल ले लो, एक डायगोनल में यहाँ से ऐसे ले सकता हूँ, एक डायगोनल ये ले सकता हूँ, एक डायगोनल ये ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ, जितने भी डायगोनल लिए जाएंगे उन सभी डायगोनल्स के लिए इक्वल अपोजिट पॉइंट पर जो आ रहे हैं उसका कॉस कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा, साइन कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा। ठीक है तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, छोटी सी कहानी लिखेंगे। फॉर एनी अदर डायगोनल, फॉर एनी अदर डायगोनल, बल्कि डायगोनल बनी, डायगोनली अपोजिट टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स क्या लिखेंगे हम, कॉस कंपोनेंट्स, कॉस कंपोनेंट बैलेंस ईच अदर, दोनों कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करने देते हैं, एंड साइन कंपोनेंट गेट एडेड अप, साइन कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ओके, तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां फाइंड करने के लिए क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप इस तरह के हजारों डायगोनल्स लेंगे, सबका db साइन थीटा db साइन थीटा db साइन थीटा ऐड होता चला जाएगा, और ऐड करने को हम क्या कहते हैं, ऐड करने को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db साइन थीटा, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के, और जब आप ये dl 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 जोड़ो तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जोड़ते जोड़ते पूरा का पूरा सर्किल बन जाएगा। सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, जीरो से 2πr तक। dl की वैल्यू, इस dl की वैल्यू कितनी हो सकती है, छोटे कम से कम जीरो, और ज्यादा से ज्यादा कितनी, पूरे सर्किल के बराबर।
तो 0 से 2 पाई आर तक ये जुड़ता चला जाएगा। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, अब फिजिक्स नहीं है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर तक किस चीज का बताओ, इसके लिए डीवी। डीवी की वैल्यू उठा करके मैं रख लेता हूँ। डीवी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर लिख दो या बी पी स्क्वायर लिख दो, दोनों एक ही बातें हैं। और बचा आगे साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करनी, देखना जरा ध्यान से। साइन थीटा कितना होगा, ये ट्राइंगल ले लीजिए आप, ट्राइंगल एओपी। एओपी ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड कितनी है एओ, अपोजिट साइड एओ, और हाइपोटेन्यूज कितनी है एपी। तो इस साइन थीटा को उठा करके मैंने लिखा क्या, एओ अपॉन एपी। जानबूझकर एओ और अपॉन एपी लिख रहा हूँ ताकि यहाँ आपको एपी एपी मल्टीप्लाई होकर के पता लग जाए। अब म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, एपी एपी कांस्टेंट है, एओ कांस्टेंट है। इन वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है डीएल। डीएल कैसे वेरिएबल है, डीएल को आप छोटा ले लो, थोड़ा और बड़ा ले लो, बड़ा लेते लेते कहां तक ले सकते हो, पूरे सर्किल के बराबर। तो जो वेरिएबल है उसे छोड़कर बाकी सब इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एओ अपॉन एपी क्यूब, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई आर तक। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एओ। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भैया। एओ कितना है, एओ है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस ऑफ द रूट आर। एपी क्या है, अब एपी ये रहा आपका, एपी हाइपोटेन्यूज लगाओ कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से लगाओ, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, और एपी कितना होगा इसका, एओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैंने इस एपी को लिखा स्क्वायर रूट ऑफ कितना, देखो ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये सब जुड़ करके कितना हो गया, डीएल डीएल जुड़ते जुड़ते कितना हो गए, 2 पाई आर हो गए। अब इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, सिंपल है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या, अच्छा क्यूब आएगा, राइट, क्यूब है ये, राइट। तो आई और आर मल्टीप्लाई होकर कितने हो गए, आर स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। हाँ, तो ये बना आपका 2 पाई आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अपॉन 2 कहाँ से आ गया, स्क्वायर रूट मैंने हटा दिया तो अपॉन 2 आ गया। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नहीं सॉरी, म्यू नॉट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में क्या बचा, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 टेस्ला। ये आपका बन गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप, एक्सिस ऑफ ए लूप। ठीक है, अब यहाँ इसमें वर्ड एग्जाम में दो आ जाते हैं, कभी तो लिखा हुआ आता है, कभी तो वर्ड लिखा हुआ आता है लूप, कभी लिखा हुआ आता है वर्ड कॉइल, कभी लूप कभी कॉइल लिखा हुआ आता है। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। लूप क्या है, लूप है जिसमें केवल एक ही चक्कर है तार का, ये इस टाइम लूप है। ये इस टाइम क्या है, मैंने जो तार मोड़ करके बनाया ये लूप बनाया ये। लेकिन एक के बजाय इसमें और मैं कई सारे ऐसे कर दूं, ये ऐसे कर दूं, ये दो या दो से ज्यादा, 1000 10,000 चक्कर ऐसे बना दूं मैं इसको, ऐसे बना दिया मैंने लो ये। तो अब ये क्या बन गई, अब ये बन गई कॉइल। कॉइल एक ऐसा लूप है जिसमें एक से ज्यादा टर्न्स हैं लगे हुए। ठीक है, तो यहाँ छोटी सी बात हम लिखेंगे क्या, फॉर अ कॉइल हैविंग n टर्न्स, n टर्न्स अगर है तो सिंपल सी बात है, एक टर्न के लिए, एक चक्कर वाली कॉइल के लिए हमने लूप के लिए फाइंड करा, जिसमें n टाइम n चक्कर होंगे तो n टाइम्स हो जाएगा बस ये।
म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 टेस्ला। ये बन गया किसके लिए? ये बन गया कॉइल के लिए जिसमें एन टर्न्स है। पीछे वाली इक्वेशन में भी जो हमने कल ड्राइव किया था उसमें भी हम ये कर सकते हैं। अगर कॉइल आपको वर्ड कहा जाए कॉइल, तो सिंपल सी बात है, एक स्टेप और बना दो एन से मल्टीप्लाई करके, तो ये कॉइल निकल कर आ जाएगी। यहां तक बात समझ आई? अब ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल है हर एक पॉइंट के लिए। हर एक पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपकी ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के कंपैरिजन में कितनी भी है। कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, ये भी पूछा गया एक बार कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कब होती है? सेंटर पर मैक्सिमम नहीं होती, जब आप सेंटर से रेडियस के बराबर यहाँ डिस्टेंस पर है, रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर है सेंटर पर, यहाँ जाकर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। यहाँ कम होती, जीरो नहीं होती, कम होती है, बढ़ती 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 कैपिटल आर के बराबर जब ये डिस्टेंस होगी तो मैक्सिमम, इसके बाद फिर से घटना शुरू हो जाती है। और लंबी कहानी है वो, फिलहाल टाइम नहीं है उसे सुनाने का। तो ये जो फॉर्मूला अभी आपने फाइंड करा, ये फॉर्मूला आपका स्मॉल आर की हर एक वैल्यू के लिए है, चाहे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी हो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक पॉइंट पॉइंट ले लें ऐसा जो बहुत दूर है इस कॉइल से, देख लो ध्यान से समझना, ये मेरी कॉइल, ये मेरी कॉइल छोटी सी, ठीक है, लूप लूप नॉट कॉइल, लूप। अब इस लूप का रेडियस कितना है? रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था इससे 10 सेंटीमीटर पर, यहाँ या यहाँ फाइंड करना था, ठीक है, काम कर जाएगा फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं ये जो फाइंड करने वाला फॉर्म है ये ले लूँ मैं 10 मीटर दूर, 5 मीटर दूर, 2 मीटर दूर ले लूँ इससे, तो इसकी बेचारी की रेडियस तो खत्म ही हो गई बिल्कुल। इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस मैंने ले ली यहाँ से, कितनी डिस्टेंस ले ली मैंने? डिस्टेंस ले ली 1 मीटर की। तो फिर ये वाले फॉर्मूले में जो कैपिटल आर है ये इनसिग्निफिकेंस हो जाएगा, प्लस में, ऊपर नहीं, यहाँ नीचे, नीचे वाला इनसिग्निफिकेंस हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, तो फॉर अ पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम लूप, लूप की बात करेंगे हम, कॉइल की बात नहीं कर रहे, कॉइल में तो सिर्फ एन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आर स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे? कैपिटल आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड विद कंपैरिजन टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हटा दीजिए इसे आप, यहाँ से जब आप इसे स्मॉल कैपिटल आर को हटाएंगे रह जाएगा आपके पास स्मॉल आर टू दी पावर 2, और ये पावर 2 कैंसिल होकर आर क्यूब बचेगा अपॉन में, क्या बचेगा? ये आर क्यूब बचेगा। तो अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा, अब आपका फॉर्मूला बनेगा, इक्वेशन बनेगी म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये कैपिटल आर तो खत्म हो गया, फिर से लिखूं फॉर्मूला में, यहाँ ला के लिखूं, बी इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर क्यूब टेस्ला। ये लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला केवल तब यूज करेंगे आप जब आपके स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत बड़ी है। कैपिटल आर 1-2 सेंटीमीटर है और ये स्मॉल आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, करेक्ट। और जब इसी को हम कॉइल के लिए फाइंड करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एन लगा दो। अच्छा, इस फॉर्मूले का एक रूप और है, एक रूप और है इस फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला भी हमें कभी कभार लगाना पड़ जाता है। देखो मैं यहाँ से निकाल कर लाऊं, देखिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, एरिया ऑफ लूप। ये लूप है आपका, इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर को एरिया में हम कन्वर्ट कर दें तो फॉर्मूला बनेगा क्या? म्यू नॉट, अब ये तो पाई से पाई तो कैंसिल हुआ नहीं, मैं ऊपर 2 का 2 रखता हूँ, 2IA अपॉन में 4 पाई एज इट इज रहा, और आगे क्या बना? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 टेस्ला। ये कब का फॉर्मूला है? ये तब का फॉर्मूला है जब आपको रेडियस ना गिवन हो, एरिया गिवन हो। और इसी फॉर्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन में अगर यहाँ करूं
तो कितना बनेगा बोलो, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2IA अपॉन 4 पाई स्मॉल r क्यूब टेस्ला। ठीक है, ये फॉर्मूला कब है, जब आपको एरिया ऑफ कॉइल दिया हुआ है और डिस्टेंस दी हुई है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरे की एक वैल्यू होती है 7 × 10⁻⁷, वो आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। बात इतनी क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जितनी इंपॉर्टेंट वो है कल वाली उससे थोड़ी सी कम है। वो अगर 10 बार आई है पिछले 20 साल में, तो ये 3 या 4 बार आई है। थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन है, इसलिए लंबी डेरिवेशन कम इंपॉर्टेंट है, छोटी डेरिवेशन सिंपल डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ डेरिवेशन तो ऐसी हैं कि वो उसे करने में ही एक दो डेरिवेशन ऐसी मुझे 2-2 पीरियड लग जाते हैं समझाने में, वो कभी एग्जाम में नहीं आती। क्लियर है इतनी बात? अब अगली क्लास आपकी अब से 45 मिनट के बाद में होगी। कहाँ गया स्निपिंग टूल? नहीं हो पाएगा, देखते हैं। सेव करने में ज़्यादा टाइम लगता है। 12 की, हाँ 5 यार, 5 ए सेव। बस अब तो आ गया।